मेरे साथ बैठे हुए हैं प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा जी, जो पूर्व में निदेशक रहे हैं इंडियन लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और भारत सरकार के जो प्लानिंग कमीशन होती थी तो उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे संतोष मल्होत्रा जी, जो देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। अभी इटली और रूस के विश्वविद्यालयों में वहाँ पे प्रोफेसर वहाँ हैं, वहाँ पढ़ाने का भी काम करते हैं। मैं आमंत्रित असर होगा बिहार के आम लोगों पर, क्योंकि आप प्लानिंग कमीशन बड़े अधिकारी रहे हैं और देश को आपने एक दिशा दिया है। संतोष मल्होत्रा जी को आमंत्रित करते हैं मीडिया से बात करने के लिए। धन्यवाद। जहां पर रोजगार, आज गैर कृषि क्षेत्र का रोजगार की बात कर रहा हूं, जहां पैदा हो रहा है, और वो हैंडलूम में हो रहा है, खिलौनों में हो रहा है, टेक्सटाइल्स बनाने में हो रहा है, एम्ब्रॉयडरी में हो रहा है, बैम्बू के काम में हो रहा है, कारपेट के काम में हो रहा है, मधुबनी पेंटिंग के काम पे हो रहा है, ज्वेलरी में हो रहा है, इत्यादि इत्यादि में और चीजें गिना सकता हूं। इस प्रकार लगभग हर जिले में आपके बिहार सरकार उन पे खर्च करने के लिए तैयारी नहीं दिखा रही, लैंड को और अक्वायर कर लेने के लिए क्यों कर रही है। यानी कि खर्च बढ़ा लो मगर उगाही करो कहाँ, सबसे गरीब आदमी से, वो भी ग्रामीण के भीतर कि जो वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि है चुने हुए पंचायती राज के, उनके जरिए बिहार में जमीन कब्जा आसानी से कराया जा सके, क्योंकि वो उनका कार्यकाल एक्सटेंशन पर होंगे, वो परमानेंट नहीं है। 1.5 साल के भीतर जो नए सैटेलाइट सिटी बनाने हैं, इंडस्ट्रियल हब बनाने हैं, 10 लाख एकड़ जमीन जो कब्जा करना है, इन चुने हुए जो वर्तमान के प्रतिनिधियों का इसलिए कार्यकाल बढ़ाया गया, वो एक घूस है उनके लिए कि आपको इसीलिए 1.5 साल हम एक्सटेंशन दिए कि आप हमको जमीन कब्जा करा सके, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून में साफ लिखा है कि कोई भी जमीन का अधिग्रहण आम सभा के ही जरिए होगा, और आम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? यही पंचायती राज के मुखिया लोग। इसीलिए उनको ये दिया गया, क्योंकि और चुनाव टाल दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। बिहार के लोग आत्मनिर्भर इसलिए हैं अभी तक कि बिहारी एक ऐसा राज्य है, लोगों आत्महत्या नहीं की, कर्ज के जाल में फंस करके आज तक बिहार का एक भी आदमी मौत के गले नहीं लगाया। यह सबसे बड़ा गारंटी है बिहार में आत्मनिर्भरता का। वो भले ही मजदूरी कर लेगा लेकिन वो आत्महत्या नहीं करेगा। यह है आत्मनिर्भरता का फार्मूला बिहार का। जो अब विकसित राज्य जिनको आप कहते हैं महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उन राज्यों में सबसे ज्यादा सुसाइड है किसानों के, खास तौर से मजदूरों के, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था कारपोरेट आधारित है और हमारी जो अर्थव्यवस्था ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था है। इसीलिए यहाँ की सरकार कारपोरेट के दबाव में बिहार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए नए नए प्रकल्प ला रही है। उसी में ये टैक्स सिस्टम भी है। आपके सवाल का एक और भी जवाब जरा समझने की कोशिश करिए कि 16वीं फाइनेंस कमीशन, मैं फाइनेंस कमीशन राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं, जिसका जो है कि बिहार को इन तीसरी स्तर की इकाइयों को, यानी कि शहरी और ग्रामीण, अगले 5 साल में यानी 26 से 30 तक 51,000 करोड़ की राशि स्थानांतरित की जाएगी 5 साल में। ठीक है, यानी कि हर साल कुछ नहीं तो 12,000 करोड़ इन चारों किस्म की इकाइयों को स्थानांतरित की जाएगी। आपको इससे ये जो कर लगाया जा रहा है ग्रामीण इलाकों में, उसमें आपकी आमदनी क्या होने वाली है? बहुत हो जाएगी तो 500 करोड़ हो जाएगी सालाना। आपको 12,500 करोड़ वहां से मिलने वाला है। आप उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने का मादा है आपका क्या? आपका 4,000 करोड़ का जो अभी तक स्थानांतरित होता था, उसको तब उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने का तो मादा दिख नहीं रहा था। तो आपने क्या कैपेसिटी बिल्डिंग करी है इन छोटी इकाइयों की? ये भी सवाल उठाना चाहिए आप लोगों को।
लोगों ने सरकार के तौर पे वहाँ ने राजाओं ने स्तन टैक्स तक लगाने का काम किया था। उससे भी खराब आज बिहार में सरकार ने गांव में रहने वाले लोग, गरीब लोगों पर पंचायती राज कानून को बदल करके इस तरह का टैक्स लगाने का काम किया है जिसकी तुलना मैंने मुगल काल और केरल में जो पुरानी सरकार थी, राजाओं की सरकार में जो था, वो जैसा यह टैक्स है, मैं ये कह रहा हूं कि उससे ज्यादा खतरनाक ही तरीके से लागू किया गया है। पूरे गांव के ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायतों में रहने वाले लोग का जीवन नरक समान बनाने के लिए इस तरह का कानून लाया गया है, जिसमें सरकार नल जल के नाम पे टैक्स लेने के लिए लिखी है, सरकार स्ट्रीट लाइट के नाम पे टैक्स लेने के लिए लिखी है, सरकार खेतों में जो पटवन होगा सिंचाई विभाग के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा उस पर भी टैक्स लेने की बात कही है। आप गांव में घर बनाए हैं उस पर भी टैक्स लेने की बात कही है। अगर आप रेहड़ी खोमचा ठेला भी लगाते हैं, मोची का भी काम करते हैं, या आप टमाटर और अंडे की दुकान खोलते हैं, ऐसे लोगों पर भी सरकार टैक्स लगाने की बात कही है। वह टैक्स न्यूनतम 100 रुपए प्रति परिवार से लेकर 5,000 तक भी हो सकता है, ऐसा बिहार सरकार ने कहा है। सवाल यह है कि टैक्स क्यों चाहिए सरकार को, और ये सरकार को इससे कितना टैक्स मिलेगा, एक अभी तक सरकार ने नहीं बताया। 2 करोड़ बिहार में जो घर है, अगर हम एवरेज 200 रुपया भी अगर माने टैक्स, तो छोटा सा पैसा टैक्स मिलेगा सरकार को। 4 से 800 करोड़ रुपया टैक्स मिलेगा। ये 4 से 800 करोड़ टैक्स वसूलने के लिए बिहार के 13 करोड़ जो गरीब लोग हैं, अगर उसकी खर्चे देखें लागत टैक्स वसूली का, तो उससे ज्यादा होगा। अभी तक जो हमको गांव के लोगों को देना पड़ता था, अपने बिजली जलाने के भी पैसे लोगों को देना था, टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे थे मोबाइल, उसका भी पैसा वो दे रहे थे, नमक से लेके कफन तक खरीद रहे थे उस पर भी जीएसटी वो 18 से 20% दे रहे थे, डीजल पेट्रोल इस्तेमाल किया उस पर टैक्स दे रहे थे, गाड़ियों पे चढ़ रहे थे उसका भी वो भाड़ा दे रहे थे। तो कोई ऐसा नहीं था जिसमें वो लगातार हमारे देश के और बिहार के गांव के लोग पैसा नहीं दे रहे थे। फिर उनके ऊपर यह दोहरा बोझ बढ़ाने की क्या जरूरत, जबकि जमीन जो है, जमीन जो खेती करते हैं उसको भी मालगुजारी देते हैं सरकार को। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे सरकार पैसा नहीं वसूल रही थी। देखिए, इसमें एक बड़ा गहरा षड्यंत्र है। गहरा षड्यंत्र क्या है कि जो लोग राज सत्ता के खिलाफ विद्रोह करेंगे, जो सरकार की बात नहीं मानेंगे, अडानी अंबानी के लिए जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है सैटेलाइट सिटी बनाने की बात, गांव के जमीन को कब्जा करके, इस तरह के तमाम लोगों में जब विरोध करेंगे, तो ऐसे लोगों को ये होल्डिंग टैक्स, जो पंचायती राज सरकार का जो होल्डिंग टैक्स जो कानून बनाया है, जो अभी कैबिनेट ने पास किया है, इसके जरिए गांव के लोगों को धमकाया जाएगा कि आप तो या तो हाँ में हाँ मिलाइए, जमीन को लूटने दीजिए, नहीं तो आपके घर बुलडोजर जाएंगे। जैसे पटना में अगर कोई सरकार की बात नहीं मानता है तो उसको नगर निगम के द्वारा नोटिस किया जाता है कि हाँ भाई, आपने जो घर बनाया है वो इलीगल है, या उसका फ्लोर रेशियो है ज्यादा बनाए हैं। तो डर से लोग, शहर के लोग क्या करते हैं, सरकार की हर बात को मान जाते हैं, कोई विरोध दर्ज नहीं करते। उसी तरह से चाहते हैं कि ऐसे कानून के जरिए गांव के लोग जो अपनी स्वतंत्र पहचान रखते थे, स्वतंत्र राय रखते थे, उनकी राय को कैसे दबाया जाए। एक नए औपनिवेशिक तरीके का यह कानून, इंपीरियलिज्म नए तरीके से, किसके द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा नहीं, विदेशी ताकतों के द्वारा नहीं उपनिवेश कायम किया जा रहा है। हमारे देश में हमारी ही बनाई हुई सरकार के द्वारा एक उपनिवेश के तौर पे हमको इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके का कानून पास किया गया है। कानून तो पहले से था 2006 से। आश्चर्य है कि यह नियम आज क्यों पास किया गया। टैक्स लगाने का अधिकार पंचायती राज कानून में तो 2006 से था, फिर ये आज 26-20 साल बाद कैसे याद आ गया सरकार को कि गांव के लोगों से जो रोज जीवन, बिहार के 35% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिसकी वो आमदनी 1200 रुपया महीने की है, वो उसके पहले ही उसके खर्चे नहीं जुटते थे। अगर 1200 रुपया है तो प्रतिदिन कितनी आमदनी होगी, 40 रुपया से भी कम। अब उन लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब वो लोग टैक्स सरकार को भरेंगे,
जिस घर में रहते हैं उसका, जो गली में लगा है बिजली के खंभे उसका, जिस पर वो क्या बोलते हैं कि जो खेतों में पटवन करते हैं उसका, ये अलग है, ये अलग से लगाएंगे। पहले से जो दे रहे थे वो तो दे ही रहे थे। ये सब अलग से टैक्स लगाने के लिए जो सरकार ने पूरे बिहार के स्तर पे जो कानून पास किया है, इससे केवल कोई समाधान भी नहीं है। अगर इससे समाधान होता, बिहार की जो उससे सुधरता, तो वो भी हम लोग देने के लिए बिहार के लोग दूसरे तरीके से भी पैसा आपको दे सकते थे। आप सरकार के तौर पे 100 तरह का टैक्स पहले ही लगा रखे हैं। जो नए नियम बने हैं, इस नियम की बिहार में इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि बिहार के आम लोगों की जो माली हालत है, सरकार खुद स्वीकार करती है कि 70% लोगों के पास तो बिहार सरकार के सामाजिक आर्थिक, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, पंचायतों के विकास के लिए पैसे का जहाँ सवाल है, जो आवंटित धन है पहले से, उसका भी आप 60 से 70% इस्तेमाल कर रहे हैं। 30% पहले ही से अनयूटिलाइज है, और जब अनयूटिलाइज है, जो पैसा आपके पास था वही उपयोग नहीं हुआ, तो फिर नया पैसा आप क्यों लेना चाहते हैं। तीसरी बात कि जितना रुपए आप इससे वसूलेंगे उससे ज्यादा आपका लागत आएगा वसूलने का। तो दुनिया में सिद्धांत है कि ऐसा कोई टैक्स नहीं लेना है जिसकी लागत ज्यादा आती हो। चौथी बात, इनसे अगर जो लोग इस पे पैसा टैक्स सरकार को नहीं चुका देंगे तो उनको क्या कार्रवाई आप करेंगे, इसका कोई मॉडल नहीं। चौथी बात, आप कह रहे हैं कुछ लोग कि यह पहले से कानून में था, तो पहले से कानून में था तो यह माना गया था जो कानून बनाते समय पंचायती राज का, कि हमारे पंचायती राज से इतनी सुविधाएं बढ़ेगी ग्रामीण क्षेत्रों में जिससे लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी, और आमदनी बढ़ेगी तो टैक्स। तो सच्चाई क्या है, आमदनी बढ़ी नहीं। अभी भी जो 20 साल पहले भारत के लोगों की आमदनी के मुकाबले बिहार की 1/3 थी, अब अभी 1/3 से थोड़ा नीचे आ गया है सर। उस समय 33% था जो घटकर अब 31। तो सवाल है कि जब पैसे ही नहीं लोगों के हाथ में है गांव में, तो उनसे आप नया कर कैसे ले सकते हैं, जबकि उनसे पहले ही आप क्या ले रहे हैं। जीएसटी में कोई एग्जम्पशंस नहीं है। वो दिल्ली में भी बैठे वाले को भी 20% जीएसटी देना है और गांव वाले को भी 20% जीएसटी देना है। तो कहने का मतलब हम ऑलरेडी ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स काफी दे रहे हैं, नया टैक्स की अब कोई जरूरत नहीं है। ये हम लोग का सरकार है, इसी सरकार से सवाल है। इसीलिए इस टैक्स को विड्रॉ कर देना चाहिए या संशोधित करते हुए केवल और केवल कॉमर्शियल एक्टिविटी पर, ग्रामीण क्षेत्रों में जो केवल कॉमर्शियल एक्टिविटी है उस पर ही। कॉमर्शियल का मतलब ये नहीं कि रेहड़ी लगाना, ठेला लगाना, सब्जी बेचना, इसको मैं कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं मानता हूं। कॉमर्शियल एक्टिविटी का मतलब होता है कि विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, या कोई उस तरह का व्यापार जिसको नोटिफाई किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो एक कमरे के घर में रहते हैं उन पर कैसे लगा सकते। कानून पढ़िएगा, ये कहीं नहीं लिखे हैं। वो लोग सरकार की तरफ से बयान आया है कि हम सभी से टैक्स नहीं लेंगे। कहाँ लिखा है आपने कैबिनेट नोट में? आपने तो सभी के लिए लिखा, ये कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्टेड लोगों से लेंगे। हाँ, 100 रुपए से लेके 5000 तक का वेरिएशन है, लेकिन 100 रुपया तो न्यूनतम देना होगा। अब जो कोई विधवा है गांव में, महिला जिसकी कोई आमदनी नहीं है, वो 100 रुपया कहाँ से लाके देगी सरकार को? ऐसे बहुत सारे परिवार हैं गांव में, जो सुअर चराते हैं लोग, जो भेड़ चराते हैं लोग, जिनकी फिक्स आमदनी नहीं है, उनको कहाँ से 100 रुपया महीने का ला कर देंगे? तो ये हम लोग का इसमें सवाल। आपके सवाल का जवाब 1 मिनट में, उसका एक और आयाम है जो जिस आयाम पे थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। आयाम ये है कि ऐसा जरूर है कि शहरी इलाकों में जो प्रॉपर्टीज हैं, घर हैं या कमर्शियल बिल्डिंग हैं, उन पर जो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है वो कई सालों से नहीं बदला गया होगा, ये संभावना है। क्या सरकार ने इस बात का आंकलन लगाया है कि शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स किस साल में उसकी जो रेट्स थी
वो रेट को बदला है। प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहा हूं, सर्कल रेट की बात नहीं कर रहा, बात समझिए। तो प्रॉपर्टी टैक्स को आप कुछ नहीं तो जो महंगी उसके बराबर से तो बढ़ा सकते हैं। जो पिछली बार आपने उसको निर्धारित किया था, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपने उस प्रॉपर्टी टैक्स को क्यों नहीं बढ़ाया? जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है या बड़े बड़े लोगों के घर हैं, आपको अगर आमदनी बढ़ानी है तो वो स्रोत इस्तेमाल करिए। एक आयाम और आप उसके बाद सवाल करिए। एक आयाम और खर्च पे कोई लगता है लगाम सरकार ने लगाने का निर्णय नहीं लिया है। उदाहरण देता हूं, आप सबको मालूम है कि बड़ी भयंकर नीति एक घोषित की गई है लैंड एक्विजिशन। आप सब जानते हैं कि लैंड बैंक को बढ़ाने का इरादा है, टाउनशिप्स बनाने का, इत्यादि इत्यादि। सवाल ये है कि हाँ, उद्देश्य उच्च लगता है, उच्चतम बल्कि लगता है, क्योंकि शहरीकरण बिहार में कम है। मान लिया, क्या ये तरीका है कि आप लैंड और एक्वायर कर लीजिएगा? किस लिए भाई? जमीन आप एक्वायर कर लीजिएगा। उससे बेहतर ये क्या नहीं होगा कि आप जो हमारे, मैं आपको कुछ या हम टेलीफोन बिल के रूप में दे रहे हो, वो तमाम हमारा वेरिएबल है। मतलब हमके पास होगा, यूज करेंगे तो देंगे, नहीं यूज करेंगे हम नहीं देंगे टैक्स। लेकिन आपकी कमाई हो या ना हो, पंचायती राज के माध्यम से जो ये हम टैक्स वसूलेंगे फिक्स है, देना ही होगा महीने में। नहीं देंगे तो क्या होगा? सरफेसी एक्ट। सरकार अपना पैसा कैसे वसूलती है? सरफेसी एक्ट, जिसमें डीएम बैठ करके, सिविल एसडीओ बैठ करके वो तय कर देगा कि या तो पैसा दीजिए या आप लोन लेते हैं तो जेल जमा करेंगे तो जेल जाएंगे। ये सरफेसी एक्ट के जरिए उसमें से आम लोगों का, जो गांव में लोग हैं, उनको जेल भेजने का भी काम करेंगे। ये इस तरह का जो बिहार ने जो प्रयोग किया है, सम्राट चौधरी वाली जो सरकार, ये जो बीजेपी की जो नई सरकार, यह एक गुलाम राज्य के रूप में तब्दील कर देगा। यह गंभीरता, इस गंभीरता को आप मीडिया के बंधु, आप स्वयं भी अध्ययन करेंगे और बातें आम लोग तक पहुंचनी चाहिए। नहीं तो बिहार एक राज्य बनेगा। 30,000 करोड़ रुपए नल जल के नाम पे सरकार के खजाने से निकला। आज तक कहीं देख रहे हैं गांव में पानी पीने की व्यवस्था? 30% से ज्यादा नहीं है। एक भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं सरकार ऑडिट कराई कि हमने जो गांव में जो नल जल लगाया वो कितना % प्रभावी है। आज तक बिहार सरकार ने ऑडिट नहीं कराया कि जो स्ट्रीट लाइट गांव में जो जलाने के लिए लगाई वो कितना % उसमें लाइट आ रहा है, कितने में नहीं आ रहा है। कोई ऑडिट नहीं हुआ। लगातार बिहार में जो खर्चे किए जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रति पंचायत हर साल प्रति पंचायत कितने पैसे जा रहे हैं? 1 करोड़ रुपए। 5 साल में 5 करोड़ रुपए। लेकिन एक भी ऑडिट नहीं हुआ इस वास्तविक रूप से वहां पर पैसे गए कि नहीं, काम हुआ कि नहीं। आज भी गांवों की हालत बहुत बदतर है और इस बदतर हालत में भी सरकार एक नए तरीके का जो टैक्स, जो कम से कम 100 रुपया होगा और अधिक से अधिक 5,000 रुपया हो जाएगा, ये हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, व्यापार को ध्वस्त कर देगा। ये इसमें संकट है। मैं लेते हैं मालगुजारी, उसी पर बढ़ा ले। आप जीएसटी लेते हैं लोगों पर, उसी से बढ़ा ले। या आपको बिजली के बिल लेते हैं, उसी पर बढ़ा ले। आप टेलीफोन का कनेक्शन दिए हैं, उसी पर आप टैक्स बढ़ा ले। लेकिन आप नए टैक्स क्यों लगा रहे हैं? जितने तरह का टैक्स बढ़ेगा उतने ही तरह का शोषण ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ेगा। अब ग्राम सेवक केवल जो सेवा के लिए था, अब वो सेवक नहीं रह जाएगा। वो ग्राम सेवक अब मालिक हो जाएगा गांव का, जिसके जरिए सरकार लोगों को धमकाएगी कि हमारे खिलाफ आप गए तो आपका जमीन हम कब्जा कर लेंगे, आपका हम घर कब्जा कर लेंगे, आपका घर ढहवा देंगे। जिस राज्य में 35% आबादी के पास 70% आबादी